प्यारे बच्चों, आज सहकारी समिति के बारे में हम महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। और वो महत्वपूर्ण बात है सहकारी समिति के लाभ या महत्व या उसकी आवश्यकता क्या है, इसके बारे में आज की चैप्टर है उसमें समझेंगे। तो आइए चलते हैं सहकारी समिति के लाभ या महत्व भी कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, कभी लाभ पूछ सकते हैं, कभी महत्व या कभी आवश्यकता या कभी जरूरी क्यों है। ये सारे प्रश्न का एक ही उत्तर होगा, यहाँ पर दिया हुआ है। महत्व, सहकारी समिति कई बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है, इसलिए इसको आम जो लोग हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या महत्व यहाँ पर है उसको। पहला जो महत्व है वो है आसान निर्माण, एकाकी साझेदारी। इनसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण या सरल ढंग से इसका निर्माण या आसान तरीके से निर्माण या इसका जो निर्माण होता है बिल्कुल आसान होता है। इसके निर्माण के लिए कोई भी 10 वयस्क जो सदस्य होते हैं वो इनका गठन कर सकते हैं। और इसमें कोई भी सरकारी दस्तावेज या औपचारिकताएं पूर्ण करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिल्कुल इसका निर्माण आसान होता है। तो इस प्रकार से इसका महत्व आज बढ़ता जा रहा है। दूसरा जो है वो है प्रजातांत्रिक प्रबंध। प्रजातांत्रिक प्रबंध या लोकतांत्रिक प्रबंध कहा जाता है। उसके अंतर्गत इसमें कोई भी सदस्य कई प्रकार के शेयर खरीद लेता है या एक से अधिक एक व्यक्ति शेयर खरीद लेता है, तो उस शेयर के आधार पर उनको मत देने का अधिकार नहीं होता। कोई भी सदस्य कितना भी शेयर खरीदे लेकिन उसको एक ही मत देने का अधिकार होता है, क्योंकि ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था होता है, सहकारिता, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। अगर 25 शेयर खरीदे हैं तो 25 शेयर के आधार पर उसको मत देना हो, इस प्रकार से इसमें नहीं है। सिर्फ एक व्यक्ति एक मत, इस प्रकार से इसमें व्यवस्था किया गया है। तीसरा जो आता है वो है सीमित दायित्व। सीमित दायित्व का मतलब होता है जब कभी भी सहकारिता के अंतर्गत जब ऋण लिया जाता है तो उसमें जो सदस्य रहते हैं तो उन सदस्यों को जब किसी भी प्रकार से नुकसान होता है या हानि होती है तो उसमें कोई दायित्व नहीं रहता। तो सीमित दायित्व है, पूंजी तक के, जितना पूंजी लगाता है उतना ही दायित्व रहेगा। तो इस प्रकार से इसमें सीमित दायित्व दिया गया है। चौथा जो आता है वो है खुली सदस्यता। खुली सदस्यता है, इसमें कोई भी सदस्य इसमें सदस्य बन सकता है, कोई भी व्यक्ति इसमें सदस्य बन सकता है। इसके लिए किसी भी प्रकार का दबाव डाल के उसको लाया जाना या उसको प्रताड़ित करना या धमकी देना, इसकी ज़रूरत नहीं है। जब कभी भी वो सदस्य बन सकता है और अपनी मर्जी से वो सदस्य पद से इस्तीफा दे सकता है या अलग हो सकता है। तो खुली सदस्यता है इसमें, या स्वैच्छिक कहा जा सकता है, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से या ऐच्छिक, कोई दबाव नहीं इसमें।
तो अपनी इच्छा से कोई भी सदस्य इसमें सदस्य बन सकता है। किसी भी प्रकार की धमकी या किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला जा सकता। इसलिए ये सहकारिता या सहकारी जो समिति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सहकारी समिति से लाभ होता है। इसके बाद में 5वां है स्थायित्व। सहकारी समिति का गठन हो जाने के बाद में जो सदस्य इसमें जुड़ जाते हैं, यदि कारणवश किसी सदस्य की मृत्यु, पागल या दिवालिया और सजा हो जाने की स्थिति में सहकारी समिति का जीवन समाप्त नहीं किया जा सकता। कोई भी सदस्य एक इस्तीफा दे देता है या किसी कारणवश वो बीमार भी पड़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में सहकारी समिति को समाप्त नहीं किया जा सकता या इसका अवसान नहीं होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है इसमें सहकारी समिति को। अगला पॉइंट जो है वो है राज्य द्वारा सहायता। सहकारी समिति को सरकार के द्वारा समय समय पर वित्तीय या आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है, जिससे यह सहकारी समिति आगे बढ़े और एक सेवा भावना जागृत हो और एक संगठन मजबूत हो। इसलिए सहकारिता के बारे में सरकार निरंतर ध्यान देते रहती है, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहती है और अपने स्तर पर वो आर्थिक जो लाभ है या आर्थिक या वित्तीय लाभ सहकारी समिति को प्रदान करते रहती है। 7वां जो है लाभों का न्याय संगत वितरण। सहकारी समिति में जब भी लाभ होता है तो जितने भी समिति के सदस्य हैं उनको लाभांश बांट दिया जाता है। लाभांश इस प्रकार बांटा जाता है, जब सहकारी समिति से लाभ होता है या लाभ प्राप्त होता है तो उसको वैधानिक दृष्टि से एक संचय सहकारी समिति में संचित कर दिया जाता है, ताकि भविष्य के लिए वो सहकारी समिति में एक बड़ी मुद्रा के रूप में जमा हो सके। इसके बाद में जो बची हुई जो पूंजी होती है या जो बची हुई लाभ है, वो लाभ को फिर समस्त सदस्यों में न्याय संगत तरीके से उसको बांट दिया जाता है या वितरित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपके सामने में अभी बताया गया कि सहकारी समिति के कौन कौन से लाभ है, महत्व कौन कौन से है इसके बारे में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसलिए इसको ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। अब कहा जाता है तो एक तरफ सहकारी समिति में लाभ तो होता है, लेकिन लाभ के साथ साथ उसका हानि भी है, क्योंकि लाभ है तो हानि होना ही है, जस है तो अपयश होना ही है। तो इस प्रकार से दो पहलू है। तो हम कह सकते हैं कि सहकारी समिति का निर्माण जब किया जाता है तो उसमें लाभ तो है, लेकिन वो लाभ के जो साथ साथ उनमें कई प्रकार के दोष या हानियां भी देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर सहकारी समिति के कौन कौन से दोष या कौन कौन से हानि, इसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो सबसे पहले है व्यावसायिक सिद्धांतों के ज्ञान का अभाव। सहकारी समिति का जब गठन किया जाता है तो इसमें कई ऐसे सदस्य रहते हैं जिनकी कम योग्यता या अनुभव, इनके कारण एक व्यावसायिक जो सिद्धांत है उसका एक पर्याप्त ज्ञान नहीं होने के कारण ये आगे नहीं बढ़ पाता।
और आगे नहीं बढ़ पाने के कारण इसमें कई प्रकार के असुविधाओं का सामना भी करना पड़ जाता है। तो इस प्रकार से व्यावसायिक ज्ञान होना जरूरी है। कोई भी सदस्य जुड़ जाता है और उसको जोड़ भी दिया जाता है, तो जोड़ने के बाद में क्या योग्यता है, क्या उसका अनुभव है, कितने वर्ष का अनुभव है, प्रबंधकीय या क्रय विक्रय संबंधित है, ये सारे ज्ञान उनको नहीं होता। और इस ज्ञान के अभाव के कारण ये सहकारी जो समिति है एक गर्त में डूबने लग जाती है या उसका अवसान होने की भी स्थिति बन जाती है। इसके बाद में फिर दूसरा जो आ जाता है इसके दोष, लेखा जोखा रखने का अभाव। लेखा जोखा प्रणाली, इसमें हर जो सदस्य होता है अपने अपने तरीके से हिसाब किताब रखते हैं और हिसाब किताब रखने के कारण इसमें एक न्याय संगत या एक उचित प्रणाली का उपयोग देखने को नहीं मिलता। जब कभी भी कोई भी हिसाब किताब अगर शासन के द्वारा मांगा जाता है तो उस समय सही ढंग से इसमें लेखा जोखा तैयार नहीं होने के कारण सरकार को भी इनकी जानकारी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता। ये हानि इसमें देखने को मिलता है। तीसरा जो है ब्याज की ऊंची दर। ब्याज की ऊंची दर, सहकारी समिति जो होता है इसमें साख तो रहता है, प्रसिद्धि तो है, ख्याति तो है, लेकिन जब कभी भी किसी भी व्यावसायिक जो बैंक से जब ऋण लिया जाता है तो इसमें ब्याज की दर ऊंची रहती है। ऊंची ब्याज दर के कारण ये सहकारी समिति धीरे धीरे कई बार समापन की ओर चली जाती है, क्योंकि ऊंची ब्याज दर जो है वो बढ़ने के कारण उस मूलधन और ब्याज को मिलाकर जब व्यावसायिक बैंकों को उसका वापसी करना है तो ऐसी स्थिति में वो वापस करने के योग्य नहीं रहता और ऐसी परिस्थिति में फिर वो सहकारी समिति बंद होने के समापन की स्थिति बन जाती है। इसके बाद में चौथा अत्यधिक सरकारी नियंत्रण। सहकारी समिति पर सरकार का नियंत्रण रहता है, देख रेख रहता है, उसके क्रियाकलाप पर ध्यान रखा जाता है, केंद्रित किया जाता है और बार बार निरीक्षण जांच पड़ताल के कारण ऐसा लगता है कि ये सहकारी समिति किसी व्यक्तियों का समूह नहीं है या व्यक्तियों का संगठन नहीं है, ये सरकारी संस्थाएं हैं, इस प्रकार से लगने लग जाती है। एक तरफ उनको अलग कर दिया जाता है, जो सहकारी समिति के सदस्य होते हैं, दूसरे तरफ सरकार के बार बार नियंत्रण, बार बार उसकी देख रेख जांच पड़ताल के कारण ऐसा उसका रूपरेखा तैयार हो जाता है कि ये सरकार की ही फर्म है, सरकार की ही संस्था है, सारे सदस्य अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सहकारी समिति में एक दोष या हानि देखने को मिलता है। जिस आधार पर इस संगठन को तैयार किया गया है व्यक्तियों के द्वारा मिलकर, वो इसमें देखने को नहीं मिलता। उन व्यक्तियों को, उन सदस्यों को वो लाभ या उनका नियंत्रण नहीं मिल पाता है। इसके बाद में अपर्याप्त कोष। सहकारी समिति के सदस्यों के द्वारा एक छोटी छोटी रकम जमा करके इस सहकारी समिति का संचालन किया जाता है, लेकिन एक छोटी छोटी जो रकम से बड़ी पूंजी इकट्ठा नहीं हो पाती और बड़ी पूंजी इकट्ठा नहीं हो पाने के कारण इस सहकारी समिति को आगे बढ़ाने के लिए या इसमें कई प्रकार के नवाचार या नवीन जो परिवर्तन
करना मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार से जो अपर्याप्त कोष, यदि बड़ी पूंजी रहती तो एक पर्याप्त कोष बनता और उस कोष का उपयोग कभी भी एक अच्छे कार्य के लिए किया जा सकता है, या सहकारी समिति को आगे बढ़ाने के लिए या उसमें नए परिवर्तन लाने के लिए उस एक एक कोष का उपयोग किया जा सकता था। लेकिन एक छोटी पूंजी, छोटा रकम होने के कारण ये सहकारी समिति वहीं के वहीं पड़ी रह जाती है और आगे उनको बढ़ने के प्रयास विफल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अपर्याप्त जो कोष का अभाव इसमें देखने को मिलता है। ये दोष या हानियां हैं। छठवां जो है प्रबंध कौशल का अभाव। सहकारी समिति में सदस्य जो रहते हैं कोई विशेष योग्यता वाले, दक्षता वाले या अनुभव वाले नहीं होने के कारण प्रबंध क्षमता भी कमजोर पड़ जाती है। और जिस प्रकार से एक कंपनी में प्रबंधक नियुक्त किया जाता है और प्रबंधक का काम होता है सारे कार्यों का जांच पड़ताल करना और प्रबंधन करना, लेकिन सहकारी समिति एक छोटी सी संस्था, कम पूंजी वाली संस्था होने के कारण इसमें प्रबंधक नियुक्त कर पाना या उनकी बड़ी वेतन दे पाना मुश्किल हो जाता है। और तो और ये जितने भी सहकारी समिति के सदस्य हैं ये एक प्रबंधक के नीचे में कार्य करना या उनके मान सम्मान करे, इस प्रकार से वो अलग रहना चाहते हैं। या अपने आप को ये कहा जा सकता है कि उनके नीचे हम कार्य करेंगे तो हम एक नीचे हम रह जाएंगे। इस प्रकार से भावना समस्त सदस्यों में बना रहता है और एक अच्छे कौशल प्रबंधक की नियुक्ति नहीं होने के कारण ये जो सहकारी समिति आगे नहीं बढ़ पाती है, ये दोष हानि देखने को इसमें मिलता है। इसके बाद में सातवां है सदस्यों की निरक्षरता। सहकारी समिति के संचालन के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए एक साक्षर सदस्य या अच्छे योग्यताधारी सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इसमें निरक्षर सदस्य भी सम्मिलित होते हैं जिसका लाभ समिति को नहीं मिल पाता। और कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि ये निरक्षर जो व्यक्ति होते हैं वो कंपनी के देखरेख या उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई भी ऐसा विचार नहीं ला पाते, जिसके कारण एक समिति का अवसान होने लग जाता है। इसके बाद में आठवां नंबर है सेवा भावना की कमी। सहकारी समिति में देखा जाता है कि एक परिवारवाद को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं और शेयर अपने ही परिवार के सदस्यों के द्वारा जमा करा लिया जाता है और भाई भतीजावाद या अपने परिवार को ही शामिल कर लिया जाता है, जिसके कारण एक सेवा भावना की कमी आ जाती है। सेवा भावना अलग कर लिया जाता है और सहकारी समिति के प्रति रुचि कम होने लग जाती है और रुचि कम हो जाने के कारण ये धीरे धीरे सहकारी समिति बंद होने की स्थिति में आ जाती है। तो इस प्रकार से आज हमने दोष और लाभ सहकारी समिति के कौन कौन से है इसके बारे में आज हम लोग समझे हैं और इसके बारे में आज के जो चैप्टर का चर्चा किया गया। अगले नए चैप्टर की शुरुआत अगले पीरियड में हम लोग करेंगे, वो भी महत्वपूर्ण चैप्टर है।
तो अगले पीरियड में उस नए चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।